भारत में मुसलमान कब और कैसे आए? वो कौन राजा था जिसने हिंदू होते हुए भारत में पहली मस्जिद बनवाई? वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने सबसे पहले भारत पर कब्जा जमाया? दोस्तों, वैसे तो भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 14% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। परंतु अगर इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो मालूम होता है कि यहाँ पर एक वक्त पहले मुसलमानों का नामो निशान नहीं था। यानी कि जितने भी मुसलमान यहाँ आए हैं वो दूसरे देशों से भारत आए हैं और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आबादी बढ़ानी शुरू कर दी, जो आज 14% तक फैल गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि आखिर भारत में मुसलमान कब और कैसे आए? किस तरह मुसलमानों ने भारत पर अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी? दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां अधिकतर हिंदू रहते थे। हालांकि उस वक्त मुसलमान भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए आते थे, क्योंकि अरब के लोग भारत से काली मिर्च और मसालों का व्यापार करते थे। अरब में रहने वाले मुसलमान नमाज के पाबंद थे, इसीलिए केरल के राजा भीम द्वितीय ने अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए केरल के अंदर चुरामन जामा मस्जिद बनवाई, ताकि जो व्यापारी भारत आते हैं वो यहाँ आकर नमाज पढ़ सके। उस वक्त अरब के लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना ही था। इसी दौरान कई सारे इस्लामिक धर्म गुरु भी भारत आते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान के साथ अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते थे। उनका मकसद जंग लड़कर किसी पर कब्जा जमाना नहीं था, और जब तक ऐसे हालात थे सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर मोहम्मद बिन कासिम भारत में अपना कदम रखता है। ये भारत में आने वाला सबसे पहला आक्रमणकारी मुसलमान था जिसने भारत पर अपनी गंदी नजरें डाल रखी थी। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 695 ईस्वी में सऊदी अरेबिया में हुआ। मात्र 5 साल की उम्र में उसके पिता की मौत हो गई, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम अपना बचपन ठीक से जी नहीं पाया और शुरुआत से ही इसने जंग की दुनिया में कदम रख लिया। मोहम्मद बिन कासिम बचपन से ही बहुत होशियार और चालाक किस्म का इंसान था। उसके साथ ही वो खूबसूरत भी बहुत था। मोहम्मद बिन कासिम इराक के खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था, जिसकी वजह से सिर्फ 17 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती हो गया और बहुत ही काबिल सिपाही साबित हुआ, जिसने अपनी हिम्मत और ताकत के बल पर कई लोगों को धूल चटाई। अब ये सब तो ठीक था, लेकिन कहानी की शुरुआत भारत के सिंध से होती है, जो इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध के ऊपर राजा दाहिर और उसका भाई दासिया दोनों मिलकर शासन करते थे। शुरुआत में तो दोनों काफी घुल मिलकर रहते थे, लेकिन इनके बीच जंग की दीवार तब खड़ी हुई जब राजा दाहिर ने अपने पंडितों के कहने पर अपनी सगी बहन से शादी कर ली, क्योंकि पंडितों का कहना था कि वो बड़ी किस्मत वाली है, जो कोई भी उससे शादी करेगा वो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। जैसे इस बात की जानकारी राजा दासिया को हुई, वो गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर उसने अपने भाई के ऊपर हमला करने का फैसला किया। जब तक राजा दासिया राजा दाहिर पर हमला करता, उसे अचानक ही चेचक की बीमारी हो गई। और उस वक्त चेचक की बीमारी इतनी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी कि इस बीमारी की वजह से हट्टे कट्टे राजा की मौत भी हो गई। अपने भाई की मौत के बाद पूरा शासन राजा दाहिर का हो गया और उसे लगा कि पंडितों की बात सच निकल गई। अब वो इस पूरे साम्राज्य का अकेला शासक है। सिंध पर कब्जा जमाने के बाद राजा दाहिर अपने पंडितों पर और ज्यादा विश्वास करने लगा। राजा दाहिर एक कट्टर इंसान था, जो अपनी जनता को अपने जूते की नोक के बराबर रखता था और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म करता था, और जनता उसके जुल्म सितम से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। जब ये सब हो रहा था, तभी श्रीलंका के गवर्नर ने इराक के गवर्नर को खुश करने के लिए जहाज के सहारे बहुत सारे पैसे भेजे। हालांकि उसी जहाज में कुछ औरतें और आदमी हज के लिए भी निकले थे। जब ये जहाज सिंध की तरफ से निकला, तब लुटेरों ने बंदरगाह की तरफ से इसे लूट लिया और जहाज में सवार सभी लोगों को मार डाला। लेकिन उस जहाज में एक इंसान बच गया, जो किसी तरह भागकर इराक के गवर्नर के पास पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। अब इराक का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त जंगी मामलों में व्यस्त था, इसलिए उसने इस पूरे मामले को खत के जरिए रफा दफा करना ज्यादा बेहतर समझा। जिसके बाद उसने राजा दाहिर को खत लिखा और उसने कहा कि आप हमारे नुकसान की भरपाई करें और लुटेरों को उनके किए की सजा दें। पर राजा दाहिर तो अपनी अकड़ में चूर था, उसे कहाँ किसी की बात समझ में आने वाली थी, इसलिए उसने खत को पढ़ा और उसे फाड़ कर फेंक दिया
और खत में लिखी बात पर गौर भी नहीं किया। यहाँ तक कि राजा ने लुटेरों को सजा देने से भी इनकार कर दिया। राजा दाहिर की इस हरकत से इराक का खलीफा बौखला गया और फिर उसने ठान लिया कि अब वो शांत नहीं बैठेगा, जिसके बाद उसने भारत पर हमला करने का निर्णय लिया। इस पूरे हादसे की वजह से 712 ईस्वी में मुसलमानों ने भारत पर सफल आक्रमण किया, क्योंकि इससे पहले भारत पर किए जाने वाले जितने भी आक्रमण थे वो सब नाकाम रहे। और ये जो पहला सफल आक्रमण था किसी और ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जिसके नेतृत्व में अरब के लोगों ने भारत पर पहली बार फतह हासिल की। जब मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज लेकर सिंध के ऊपर हमला करता है तो राजा दाहिर की फौज मोहम्मद बिन कासिम के सामने बहुत ही जल्द घुटने टेक देती है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को किले का खुफिया रास्ता बताने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा दाहिर की पत्नी थी, जो अपने क्रूर पति के जुल्म से इतना तंग आ गई थी कि उसने न आओ देखा न ताओ और दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया, जिसकी सहायता से मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही आसानी से किले के अंदर घुस गया। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी तलवार चलानी शुरू की तो उसके आगे राजा दाहिर की सेना एक एक करके जमीन पर गिरने लगी। पहले सेना ने मोहम्मद कासिम के सामने हार मान ली और फिर जल्द ही राजा दाहिर भी मोहम्मद कासिम के हाथों बलि चढ़ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की रियासत को जीतने के बाद सिंध की दूसरी रियासतों पर भी हमला बोल दिया और धीरे धीरे करके उन सभी पर फतह हासिल कर ली। और फिर पूरे सिंध पर अरब के लोगों का कब्जा हो गया। कब्जा करने के बाद सिंध पर मोहम्मद कासिम ने अपना शासन बना लिया और पूरे 4 सालों तक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर शासन किया। अपनी सत्ता संभालते ही सबसे पहले मोहम्मद कासिम ने ये कहा कि जो लोग खुले दिल से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो इस्लाम कबूल करें, और जो अपने पहले मजहब में रहना चाहते हैं वो अपने मजहब को मानने के लिए आजाद हैं। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। सभी को अपने अपने तरीके से अपने ईश्वर को मानने की छूट दी गई। मोहम्मद कासिम धर्म जाति में अच्छा नहीं था, बल्कि वो गरीबों और अमीरों में भी भेदभाव नहीं करता था। वो सभी को एक बराबर समझता था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहा जाता है कि वो जितना ही सुंदर दिखने में था उतना ही साफ उसका दिल था। उसका अंदाज बहुत ही ज्यादा मीठा था, बात करने का तरीका बड़ा प्यार भरा था और उसका यही अंदाज उसे लोगों के बीच खास बनाता था। काफी लंबे समय से राजा दाहिर जैसे क्रूर शासकों को झेलने वाली सिंध की जनता मोहम्मद कासिम से खुश थी। सिंध पर कासिम का शासन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त का पहिया कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा इंसान जिसके सामने बड़ी बड़ी फौज भी हार मान जाती थी, भारत के सिंध जैसे बड़े राज्य पर हमला करके उस पर जीत हासिल करने वाला मोहम्मद कासिम अपनी कम उम्र में मौत के आगोश में चला जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। छोटी सी उम्र में भारत के बड़े से राज्य पर कब्जा जमाने वाले मोहम्मद बिन कासिम की मौत मात्र 20 साल की उम्र में हो गई। उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी और न ही किसी जंग में उसे मारा गया, बल्कि मोहम्मद कासिम की मौत एक सोची समझी साजिश थी। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम की मौत से जुड़ी बहुत सी बातें इतिहासकार बताते हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये कि 714 में इराक के खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ की जब मौत हो गई थी तो उसकी जगह पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा की गद्दी पर बैठ गया। खलीफा की गद्दी पर बैठने के बाद उसने हज्जाम बिन यूसुफ के करीबी लोगों को मारना शुरू कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया, मोहम्मद कासिम भी पुराने खलीफा का भतीजा लगता था। इसी कारण सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने सबसे पहले तो मोहम्मद कासिम को इराक बुलाया। जैसे ही मोहम्मद कासिम इराक पहुंचा उसे तुरंत नजरबंद कर दिया गया और उस दौरान मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर इतने जुल्म हुए कि वो अपनी आखिरी सांस लेने को मजबूर हो गया। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा किया और उसका शासन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर राजनीति के चक्कर में उसे मौत को स्वीकारना पड़ा। अब आपका मोहम्मद बिन कासिम और उसकी शख्सियत के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है, अगर मोहम्मद बिन कासिम ज्यादा लंबे समय तक भारत पर राज करता तो भारत का इतिहास क्या होता? इन सारी चीजों के बारे में वीडियो में कमेंट करके बताना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।